Welcome to my YouTube channel Rohit Singh Chemistry Classes. In the continuation of video lecture series of stereochemistry or stereoisomerism, today I will start with the geometrical isomerism. Geometrical isomerism is also called as cis-trans isomerism. So we will see the geometrical isomerism and cis-trans isomerism including with E and Z isomerism in detail. So let us start with the cis-trans isomerism. लेट्स स्टार्ट विद द ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म। तो इस वीडियो लेक्चर सीरीज नंबर 9 में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म देखेंगे। अभी तक हमने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखा था, वहाँ पे कार्बन की 4 वैलेंसी थी तो वो sp3 हाइब्रिडाइज था। यहाँ पे आप कार्बन देख रहे हैं, चूँकि डबल बॉन्डेड है तो ये sp2 हाइब्रिडाइज है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी बोलते हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे ये सिस फॉर्म है, ये ट्रांसफॉर्म है। तो ये जो कार्बन है और ये जो कार्बन है ये किससे सराउंडेड है? डबल बॉन्ड से। ऐसे यहाँ पे आप देख रहे हैं ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है और ये कार्बन है। तो ये डबल बॉन्ड से सराउंडेड है। तो यहाँ पे जो रोटेशन होगा वो रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन होगा। और इसके पहले जो आपने ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में देखा था वहाँ पे जो भी आपका बॉन्डिंग था वो आपका सिंगल बॉन्डेड था। तो सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस में सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस में जो रोटेशन होता है वो रोटेशन कैसा होता है? वो रोटेशन होता है फ्री टाइप रोटेशन, वो रोटेशन फ्री रोटेशन होता है। लेकिन डबल बॉन्ड के अक्रॉस में जो रोटेशन होता है ये रोटेशन होता है रिस्ट्रिक्टेड, ये रोटेशन रिस्ट्रिक्टेड होगा। यानी कि यहाँ पे इस कंपाउंड को रोटेट करा पाना पॉसिबल नहीं, यानी सिस को इस ट्रांस में बाय रोटेशन चेंज कर पाना आसान नहीं है, क्योंकि ये पाई बॉन्ड क्या हो जाएगा? ये ब्रेक कर जाएगा। और पाई बॉन्ड जैसे ही ब्रेक होगा तो ये पाई इलेक्ट्रॉन से ये फ्री हो जाएंगे। तो ड्यू टू रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन द इंटर कन्वर्जन ऑफ सिस एंड ट्रांस आइसोमर इज नॉट पॉसिबल। तो आइए स्टार्ट करते हैं। इसीलिए इसको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म को सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म भी कभी कभी बोलते हैं। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स basically cis trans isomers also called as geometrical isomers results from the restricted rotation। यानी यहाँ पे जो डबल बॉन्ड होने की वजह से रोटेशन क्या है? रिस्ट्रिक्टेड है। तो आप cis trans isomerism में आप देखेंगे कि जब दो सेम ग्रुप डबल बॉन्ड के एक ही साइड पे, एक ही प्लेन पे, एक साइड पे होंगे तो उस आइसोमर को बोलते हैं सिस आइसोमर। लेकिन अगर वही सेम ग्रुप उनमें से कोई एक मॉलिक्यूल प्लेन के दूसरी तरफ चला जाए, यानी अब कैसा हो गया? एक्रॉस। अब एक्रॉस होने की वजह से एक सेम ग्रुप प्लेन के उस तरफ है और दूसरा सेम ग्रुप प्लेन के दूसरी तरफ है, तो ऐसे आइसोमर को बोलेंगे ट्रांस आइसोमर। ये आपका डबल बॉन्ड के अक्रॉस भी हो सकता है और साइक्लिक स्ट्रक्चर के अक्रॉस भी हो सकता है। तो हम दोनों केस देखेंगे जहाँ पर डबल बॉन्ड और साइक्लिक स्ट्रक्चर दोनों के अक्रॉस में आपका सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म शो होता है। अब आप देखेंगे यहाँ पे कि ये एग्जाम्पल है आपका ट्रांस ब्यूट 2 इन और सिस ब्यूट 2 इन। आप देखिए कि जो ये आपका मॉलिकुलर फार्मूला है या इसका जो IUPAC है ब्यूट 2 इन, ये सेम है सिस में भी और ट्रांस में भी। इसका मॉलिकुलर फार्मूला भी क्या होगा? सेम होगा। तो ब्यूटीन है तो कार्बन कितने होंगे? 4, तो इसका मॉलिकुलर फार्मूला हो जाएगा C4H8। आप काउंट कर लीजिए कार्बन और हाइड्रोजन की संख्या, तो वो लगभग बराबर है। तो कंपाउंड हैविंग अ सेम मॉलिकुलर फार्मूला, सेम स्ट्रक्चरल फार्मूला बट डिफरेंट अरेंजमेंट इन स्पेस। अब स्पेस में अरेंजमेंट क्या डिफरेंस हुआ है? आप देखिए कि ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप सेम है, लेकिन ये एक दूसरे के कैसे हैं? अक्रॉस में हैं। लेकिन यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप और ये मिथाइल ग्रुप एक ही प्लेन में है, जबकि यहाँ पे प्लेन क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। तो प्लेन जब भी चेंज होगा, जब भी सेम ग्रुप अक्रॉस होंगे, चाहे मिथाइल की बात करिए और चाहे आप हाइड्रोजन की भी बात कर सकते हैं। हाइड्रोजन भी देखिए यहाँ पे क्या है? अक्रॉस है, और यहाँ पे भी हाइड्रोजन क्या है? सेम है। तो जब भी चीज़ें सेम प्लेन में होंगी तो वो आइसोमर होगा सिस, और जब भी अक्रॉस होगा तो वो होगा ट्रांस। आप इसमें देखिए 3D वाले में, तो इसमें आप देखिए कि ये सपोज करिए ग्रीन वाला ये आपका मिथाइल ग्रुप है और ये वाइट वाला हाइड्रोजन है। तो यहाँ आप देखिए दोनों ग्रीन एक साइड पे हैं, एक ही प्लेन में है, तो ये आइसोमर कैसा होगा? ये आइसोमर होगा सिस। और यहाँ पे कहाँ है? अक्रॉस है, तो ये आइसोमर कैसा होगा? ट्रांस।
यानी कि डबल बॉन्ड के सेम साइड पे, डबल बॉन्ड के सेम प्लेन पे अगर सेम मॉलिक्यूल हैं या सेम अटैच्ड ग्रुप हैं तो वो आइसोमर सिस आइसोमर कहलाएगा। और अगर अक्रॉस में है, यानी कि एक प्लेन के इस तरफ है, दूसरा प्लेन के उस तरफ है और डायगनली अक्रॉस में है, तो वो कहलाएगा ट्रांस आइसोमर। यानी कि हम देखें तो सिस मतलब होता है सेम साइड और ट्रांस मतलब होता है अपोजिट साइड। रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन, अब रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन अक्रॉस सी डबल बॉन्ड सी, यानी कि आपका मल्टीपल बॉन्ड के अक्रॉस में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन का क्या फिनोमेना है। तो आप देखिए कि रोटेशन अगर सिंगल बॉन्ड के अक्रॉस बहुत ही फ्री रोटेशन पॉसिबल है, यानी सिंगल कोवेलेंट बॉन्ड कैन रोटेट ईजिली। ये आप कन्फर्मेशनल आइसोमेरिज्म में देखेंगे कि वहाँ जस्ट बाय रोटेशन एक कन्फॉर्मर दूसरे कन्फॉर्मर में चेंज हो जाता है। जैसे कि आपका इक्लिप्स फॉर्म, उसको रोटेट करेंगे तो स्क्यू फॉर्म में आ जाएगा, उसको और फर्दर 60 डिग्री तक रोटेट कर देंगे तो वो आपका स्टैगर्ड फॉर्म में आ जाएगा। यानी दो डिफरेंट आइसोमर हैं, एक इक्लिप्स फॉर्म और एक स्टैगर्ड फॉर्म, वो इंटर कन्वर्टेबल हो जाते हैं बाय रोटेटिंग अबाउट 60 डिग्री रोटेशन। लेकिन यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं है। आप देखिए ये जो एक तरह के अटैच्ड ग्रुप थे या एटम था, ये इस तरह है, इसको यहाँ पे ऐसे रोटेट किया तो ये 90 डिग्री आपका क्या हो गया, ये 90 डिग्री आपका मूव कर गया, यानी कि अब ये ग्रीन वाला इस प्लेन में चला गया। और इसको फर्दर रोटेट करेंगे तो अब ये देखिए ये इस प्लेन पे है, ये इस प्लेन पे है, यानी कितना एंगल घूम गया 180 डिग्री, ये 180 डिग्री के अप्रॉक्स रोटेट हो गया। यानी कि यहाँ पे आप रोटेशन कराते जाएंगे, यहाँ पे आप रोटेशन कराते जाएंगे तो 90 डिग्री एंड देन 180 डिग्री ये आपस में क्या हो जाएगा, रोटेट होता जाएगा। तो ये रोटेशन पॉसिबल है आपका सी डबल बॉन्ड सी में, यानी कि जहाँ पे आपका sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन है वहाँ पे तो रोटेशन पॉसिबल है। लेकिन अगर सी डबल बॉन्ड सी है तब रोटेशन पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे पाई बॉन्ड भी आ गया है जो कि पाई इलेक्ट्रॉन रख रहा है। अगर आप डबल बॉन्ड के क्रॉस मूव करेंगे तो ये बॉन्ड क्या हो जाएगा, ब्रेक कर जाएगा। इसीलिए फ्री रोटेशन डबल बॉन्ड के अक्रॉस पॉसिबल नहीं है। तो सी डबल बॉन्ड सी कैसा रोटेशन रखता है, रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन। सी सिंगल बॉन्ड सी कैसा रखता है, ये रहता है फ्री रोटेशन। तो सी सिंगल बॉन्ड सी में फ्री रोटेशन रहेगा और सी डबल बॉन्ड सी में रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन रहेगा। तो अब देखिए यही यहाँ पे दिखाया गया कि यहाँ पे इंटर कन्वर्जन पॉसिबल नहीं है। ये सिस फॉर्म है और ये कैसा फॉर्म है, ट्रांसफॉर्म। तो सिस को घुमा करके आप ट्रांसफॉर्म नहीं बना सकते। तो यहाँ दो पॉसिबिलिटी है। एक पॉसिबिलिटी क्या है कि ये दोनों सेम टाइप के ग्रुप एक साथ रहें, या ये अटैच, ये इधर घूम जाए और ये वाला इधर चला है तो ये अक्रॉस हो जाएगा, तो ये अक्रॉस हो सकता है। अगर सेम साइड रहा तो सिस फॉर्म, अक्रॉस रहा तो ट्रांसफॉर्म कहलाएगा। ये एक एग्जाम्पल लिया है ब्यूटीन का। ब्यूटीन को आप ब्यूट 1 इन भी लिख सकते हैं, ब्यूट 2 इन भी लिख सकते हैं, 2 मिथाइल प्रोपीन भी लिख सकते हैं। तो यहाँ सिस और ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं है। क्यों पॉसिबल नहीं है, आप देखिए कि अगर 1 इन होगा, ब्यूट 1 इन होगा तो इसके इधर भी हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, ये हाइड्रोजन है और ये भी हाइड्रोजन है। लेकिन ये ग्रुप कैसा हो गया, ये अलग हो गया, ये हो गया आपका लगभग इथाइल। तो आप देख रहे हैं कि यहाँ 3 ग्रुप एक जैसे हैं, तो यहाँ पे आप सिस और ट्रांस डिसाइड नहीं कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि यहाँ पे भी हाइड्रोजन सेम साइड भी है और अक्रॉस भी है, तो यहाँ ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं है। ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म हमेशा यहाँ पॉसिबल होगा जहाँ पे सिमेट्री सेम आ रही हो, यानी ब्यूट 2 इन। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे दूसरे कार्बन और तीसरे कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो यहाँ पे ये हो गया आपका मिथाइल ग्रुप M, ये हो गया मिथाइल ग्रुप M, ये आपका हाइड्रोजन हो गया और ये आपका हाइड्रोजन हो गया। तो मिथाइल और मिथाइल सेम पोजीशन पे है, इसीलिए इसको बोला गया सिस ब्यूट 2 इन। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे ये मिथाइल ग्रुप इस तरफ है और ये मिथाइल ग्रुप इस तरफ है, यहाँ ये हाइड्रोजन इधर है, यानी ये मिथाइल है और ये मिथाइल है और ये हाइड्रोजन है। तो मिथाइल मिथाइल अक्रॉस है और हाइड्रोजन हाइड्रोजन भी अक्रॉस हैं, तो इसीलिए ये आइसोमर कैसा हुआ, ट्रांस ब्यूट 2 इन। तो ब्यूट 2 इन में आपका ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म पॉसिबल है, ब्यूट 1 इन में और 2 मिथाइल प्रोपिन में पॉसिबल नहीं है। आप यहाँ भी नंबरिंग करके देखिए, ये 1 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया और ये 3 हो गया। तो आप देख रहे हैं कि 1 2 2 पे क्या है, मिथाइल ग्रुप है,
तो इस कार्बन पे आप देखिए यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे मिथाइल है, और यहाँ पे देखिए यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ हाइड्रोजन है। तो ये आप देख रहे हैं कि डबल बॉन्ड के अक्रॉस में या सेम प्लेन में नहीं आ रहा है ये ग्रुप। तो सेम प्लेन में नहीं आएगा, ये डबल बॉन्ड के अक्रॉस इधर एक प्लेन में एक जैसा मॉलिक्यूल नहीं आएगा, तो सिस और ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल नहीं हो पाएगी। नेक्स्ट बढ़ते हैं साइक्लिक कंपाउंड में। तो जैसा आपने देखा डबल बॉन्ड में जिस प्रकार से हम सिस और ट्रांस आइसोमर देख पाते हैं, वैसे ही साइक्लिक स्ट्रक्चर में भी देखेंगे। साइक्लिक स्ट्रक्चर मान लीजिए प्लेन में है, तो जो अटैच्ड बॉन्डेड हैं या तो वो प्लेन के ऊपर होंगे या प्लेन के नीचे होंगे। तो साइक्लिक कंपाउंड्स ऑल्सो हैव सिस एंड ट्रांस आइसोमेरिज्म। सिस आइसोमर्स हैव द हाइड्रोजन ऑन द सेम साइड, यानी कि अगर एक ही प्लेन पे दोनों हाइड्रोजन मॉलिक्यूल या सेम टाइप के मॉलिक्यूल एक प्लेन में हैं तो वो सिस आइसोमर होंगे, और अगर वो हाइड्रोजन मॉलिक्यूल अपोजिट साइड में है तो क्या होगा, ट्रांस आइसोमर होगा। यानी रिंग के अपोजिट साइड में अगर सेम ग्रुप हैं तो वो ट्रांस आइसोमर होगा। एग्जाम्पल देखिए, सिस 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन, यानी ये जो स्ट्रक्चर है ये साइक्लोब्यूटेन है। साइक्लोब्यूटेन में आप नंबरिंग करिए या यहाँ से स्टार्ट करिए 1 2 और 3, 1 2 3, यानी 1 पे एक हाइड्रोजन है और 3 पे भी हाइड्रोजन है, यानी 1 पे एक क्लोरो भी है, 1 और 3 पे क्या है, ब्रोमो है। या आप नंबरिंग प्रायोरिटी ऑर्डर से देखेंगे तो अल्फ़ाबेटिकली जाएंगे, तो यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 1 2 और 3। तो ये 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन हो गया। अब स्ट्रक्चर में देखेंगे तो ये जो हाइड्रोजन है ये सेम साइड में है, और ये जो हेट्रो एटम है ये तो खैर अलग ग्रुप है तो इसको तो देखना बेकार है। यानी हाइड्रोजन आप देख रहे हैं यहाँ पे क्या है, सेम साइड में है, तो ये कैसा स्ट्रक्चर हो गया, सिस हो गया। यानी आप इसको बोलेंगे सिस 1 ब्रोमो 3 क्लोरो साइक्लोब्यूटेन। ये तो हो गया पहला एग्जाम्पल। दूसरा देखते हैं, यहाँ पे भी नंबरिंग स्टार्ट करिए यहीं से, ये 1 हो गया। अब क्या हो गया कि ये घूम गया, इसको यहाँ पे ऐसे चेंज हो गया, इंटर कन्वर्ट हो गया, यानी ब्रोमीन ऊपर चला गया और हाइड्रोजन नीचे आ गया। तो यहाँ देखिए ये ब्रोमीन और ये क्लोरो ये अपोजिट साइड में है, ये हाइड्रोजन ये भी अब क्या है, अब ये अपोजिट साइड में है या अक्रॉस द प्लेन है। तो ये आइसोमर कैसा हो जाएगा, ट्रांस। यानी सेम कंपाउंड का ये सिस फॉर्म हो गया और ये कैसा हो गया, ट्रांसफॉर्म हो गया। तो वहाँ पे हम डबल बॉन्ड के अक्रॉस में देख रहे थे, यहाँ पे हम साइक्लिक स्ट्रक्चर के अक्रॉस में देख रहे हैं कि सेम प्लेन में है तो सिस, अपोजिट प्लेन में है तो ट्रांस। ऐसे ये देखिए आप साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन में 1,4 डाइमिथाइल, यानी 1 और 4 पे अगर नंबरिंग करिए, अब तो ये सिमेट्री एक ही जैसा है तो नंबरिंग चाहे इधर से स्टार्ट करिए और चाहे इधर से स्टार्ट करिए, जहाँ से भी स्टार्ट करना है स्टार्ट करिए। 1 2 3 और ये 4, तो 1 पे मिथाइल है और 4 पे मिथाइल है, तो स्ट्रक्चर क्या हो गया, 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। अब हाइड्रोजन देखिए आप एक साइड में है, मिथाइल भी एक साइड में है, तो ये स्ट्रक्चर कैसा होगा, ये हो जाएगा सिस आइसोमर। दूसरे वाले में देखिए हाइड्रोजन और अलग अलग साइड है, अपोजिट साइड पे है, मिथाइल भी क्या है, अपोजिट साइड में है, तो केमिकल फार्मूला सेम है दोनों का, आइसोमेरिज्म भी सेम है, बस अब चूंकि ये अपोजिट साइड में सेम ग्रुप चले गए हैं इसलिए ये क्या हो गया, ये ट्रांस आइसोमर हो गया, ट्रांस 1,4 डाइमिथाइल साइक्लोहेक्सेन। तो आपने देख लिया सिस आइसोमर और ट्रांस आइसोमर। एक बार समराइज कर लेते हैं। सिस आइसोमेरिज्म डबल बॉन्ड के अक्रॉस में या साइक्लिक स्ट्रक्चर के अक्रॉस में अगर हम देखेंगे तो अगर सेम ग्रुप सेम प्लेन में है, चाहे डबल बॉन्ड में देखें या साइक्लिक स्ट्रक्चर में देखें, अगर एक ही प्लेन में एक ही साइड पे डबल बॉन्ड के एक ही साइड पे सेम ग्रुप है तो वो सिस आइसोमर है, और अगर अक्रॉस है या अपोजिट साइड है यानी एक प्लेन के उस तरफ और दूसरा प्लेन के दूसरी तरफ, तो वो आइसोमर कहलाएगा ट्रांस आइसोमर। अब हम देखेंगे EZ बेस्ड आइसोमेर या EZ आपका आइसोमेरिज्म। तो सिस और ट्रांस में तो बेसिकली हम देख लेते हैं कि सेम मॉलिक्यूल है तो वो सेम साइड होना चाहिए तो सिस है, अपोजिट साइड होगा तो ट्रांस है। लेकिन E और Z आइसोमेरिज्म में क्या होता है कि कंपाउंड एक जैसे नहीं होते हैं, कंपाउंड डिफरेंट होते हैं। तो हम कैसे डिसाइड करेंगे कि ये आपका सिस है कि ट्रांस है, ये कैसे, तो ये जो शॉर्ट कमिंग है या कभी कभी जो ग्रुप डिफरेंट होते हैं वहाँ पे हम सिस और ट्रांस नहीं ढूंढ पाते हैं, तो वहाँ पे आपका EZ आइसोमेरिज्म चलता है। यहाँ पे बेसिकली होता क्या है कि इसको आप याद रखिए ETCZ से,
ये ETC आपने सुना, ये बहुत कॉमन वर्ड है, इसेट्रा हम लोग अक्सर बोलते रहते हैं। तो वहीं से हमने तो ET को पेयर कर लीजिए और CZ को पेयर कर लीजिए, यानी जो ट्रांसफॉर्म होता है वो यहाँ पे E टाइप का होता है, और जो आपका C फॉर्म होता है यानी सिस फॉर्म होता है वो Z टाइप का होता है। बेसिकली दो ग्रीक वर्ड हैं, एंटीजन और जूजामेन, जिसमें एंटीजन मतलब होता है कि जो हायर प्रायोरिटी के आपके ग्रुप हैं वो अक्रॉस होना चाहिए, यानी एक कार्बन पे दो तो डबल बॉन्ड है, दो वैलेंसी उधर गई, मतलब डबल बॉन्ड होने की वजह से, और दूसरा क्या हुआ आपका जो फ्री ग्रुप है, तो वहाँ पे जो अटैच ग्रुप जुड़े हैं उनकी प्रायोरिटी करेंगे। प्रायोरिटी कैसे करेंगे, जैसे सपोज करिए ये कार्बन है, इससे ब्रोमीन जुड़ा है और आयोडीन जुड़ा है, ये इसका क्या है, ये इसका मॉलिकुलर वेट है, ब्रोमीन है, इस कार्बन से ये ब्रोमीन जुड़ा है, ये आयोडीन जुड़ा है, तो ये ब्रोमीन इसका ये एटॉमिक नंबर है, ये आयोडीन है इसका ये एटॉमिक नंबर है। ऐसे आप क्लोरीन देख रहे हैं, ये इसका एटॉमिक नंबर है, ये फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है। तो आप इसको देखेंगे, अगर इस कार्बन से जुड़ा आयोडीन, ये इसका हायर एटॉमिक नंबर है, इसको नंबर दे देंगे 1। ब्रोमीन आपका एटॉमिक नंबर 53 से कम है, तो ये प्रायोरिटी हो गया 2। ऐसे इस कार्बन में देखेंगे, क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा है, तो ये प्रायोरिटी हो गया 1, और फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर कम है, तो ये प्रायोरिटी हो गया 2। तो अब देखिए, वन हायर प्रायोरिटी एक दूसरे के क्या है, अक्रॉस हैं, यानी अपोजिट साइड में है, और लोअर प्रायोरिटी भी एक दूसरे के क्या है, अपोजिट साइड में है। तो प्रायोरिटीज़ जो हैं वो सेम साइड है या अपोजिट साइड हैं। अगर अपोजिट साइड प्रायोरिटी है तो इसको बोलेंगे हम, क्या बोलेंगे, ईटी। ईटी हमने बोला था, यानी ट्रांसफॉर्म है ये। ट्रांसफॉर्म मतलब ये कौन सा फॉर्म रहेगा, ईजेड में ई फॉर्म, ई मतलब एंड्रोजन फॉर्म। एंड्रोजन फॉर्म में क्या होता है कि जो हायर प्रायोरिटी मॉलिक्यूल होते हैं वो अक्रॉस होते हैं, यानी कि प्लेन के दोनों अपोजिट साइड होते हैं, इसीलिए उसको ई फॉर्म बोलते हैं। देखिए, हायर प्रायोरिटी एट द अपोजिट साइड मीन्स, अपोजिट साइड ऑफ पाई बॉन्ड मीन्स ई फॉर्म, और हायर प्रायोरिटी एट द सेम साइड मीन्स जेड फॉर्म, यानी कि ईटी। ईटी मीन्स ट्रांस, ट्रांस मतलब ई फॉर्म, यानी कि अगर वो एक दूसरे के अपोजिट हैं तो मतलब ई फॉर्म, और सेम साइड है यानी सी जेड। सी जेड मतलब सिस फॉर्म, सिस है तो जेड फॉर्म, यानी अगर वो हायर प्रायोरिटी ग्रुप अगर एक ही प्लेन में है, सेम साइड है, तो वो कैसा रहेगा, जूजामैन फॉर्म रहेगा। ये आसान याद करने का सबसे आसान तरीका है। तो कान इन गोल्ड प्रिलॉग ने भी यहाँ पे भी एक रूल दिया था, जो हमने अभी पिछले वीडियो लेक्चर में देखा था, वहाँ पे भी प्रायोरिटी सीक्वेंस रूल था। तो वहाँ पे जैसे हमने देखा था कि पहले क्या होगा, एटॉमिक नंबर, एटॉमिक नंबर के हिसाब से हम प्रायोरिटी डिसाइड कर लेंगे। जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी ज़्यादा देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी प्रायोरिटी कम होगी। अगर एटॉमिक नंबर क्लैश कर गया तो हम किस पे मूव कर जाएंगे, एटॉमिक वेट पे। और उसके बाद क्या होगा, अगर एटॉमिक नंबर और एटॉमिक वेट दोनों बराबर है, जैसे कि कार्बन के केस में ज़्यादातर देखा जाता है, अगर कार्बन आ जाता है तो उसका एटॉमिक नंबर एटॉमिक वेट सेम है, तो हम मूव कर जाएंगे सेकेंड एटम पे। सेकेंड एटम पे भी सेम है, तो थर्ड एटम, फोर्थ एटम, ऐसे मूव करते रहेंगे। ई एंड जेड सिस्टम, ये मैंने आपको अभी समझा ही दिया। ई मतलब क्या होता है, ई मतलब टी और जेड मतलब सी, यानी कि अगर ट्रांस जैसी अगर संभावना बन रही है, हायर प्रायोरिटी अगर अपोजिट पे है तो उसे बोलेंगे एंड्रोजन फॉर्म, और अगर दोनों सेम साइड है तो उसे बोलेंगे जूजामैन फॉर्म। तो कान एंड गोल्ड की प्रायोरिटी सीरीज देख लेते हैं, सीक्वेंस रूल देख लेते हैं। यानी ये बोल रहे हैं कि एटॉमिक नंबर के हिसाब से जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा है उसको प्रायोरिटी हायर देंगे, जिसका एटॉमिक नंबर कम है उसकी प्रायोरिटी लो हो जाएगी। तो आप इस टेबल में देखिए, तो यहाँ पे आप देखिए एटॉमिक नंबर सबका लिखा हुआ है। तो प्रायोरिटी वाइज क्या हो रहा है कि इसको प्रायोरिटी हायर होगा, फिर क्लोरीन आएगा, फिर ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन, हाइड्रोजन, सो ऑन। ठीक है, तो अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है, इस तरह का अरेंजमेंट हो जाता है, यानी कि हायर ग्रुप और हायर ग्रुप क्या है, अक्रॉस हैं, लोअर ग्रुप क्या है, अक्रॉस हैं। तो ये अगर अक्रॉस होंगे, अपोजिट साइड में होंगे, तो इसे बोलेंगे ई फॉर्म, एंड्रोजन फॉर्म। और या अगर दोनों सेम साइड होंगे तो इसे बोलेंगे जूजामैन फॉर्म। एग्जाम्पल देख लीजिए, ये हमने सिस में भी देखा था, ट्रांस में भी देखा था। तो ये क्या है, ट्रांस ब्यूटीन है, तो मैंने बोला ट्रांस मतलब ई टी, ई ई टी और सी जेड। ठीक है, तो ये हो गया आपका ट्रांसफॉर्म। ट्रांसफॉर्म मतलब एंटीजन फॉर्म है, और ये फॉर्म क्या हो गया आपका, ये सिस फॉर्म हो गया, सेम साइड है, तो ये क्या हो जाएगा, जूजामैन हो जाएगा। तो जस्ट आप ई टी और सी जेड ये याद रखिए। अगर ट्रांसफॉर्म है तो वो एंटीजन फॉर्म होगा, और सिस फॉर्म है तो वो जूजामैन फॉर्म होगा।
अब अगर आपका पहले कार्बन आइटम पर डिसाइड नहीं हो पा रहा है तो आप क्या करेंगे, मूव कर जाएंगे। अब यहाँ पे देखिए ये सीक्वेंस रूल मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में बताया था, एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। ये सपोज करिए ये कार्बन है, तो इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 1 2 और 3 हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, ठीक है। और ये जो कार्बन पहला नंबर है, इस पर कितने हाइड्रोजन जुड़े हैं, 2 हाइड्रोजन जुड़े हैं, और तीसरे पे क्या आ गया, कार्बन आ गया। यानी कार्बन क्या होगा, हाइड्रोजन से बड़ा होगा, तो इसकी प्रायोरिटी हाई हो जाएगी, यानी कि ये H हो जाएगा, और इसकी प्रायोरिटी क्या हो जाएगी, लोअर हो जाएगी। ऐसे इसमें देखिए ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन से जुड़ा है, लेकिन ये ऑक्सीजन कार्बन से जुड़ा है, तो इसकी प्रायोरिटी हाई हो गई और इसकी प्रायोरिटी लो हो जाएगी। फिर आइए ये कार्बन देखिए, ये 2 हाइड्रोजन और 1 कार्बन से जुड़ा है, और यहाँ पे क्या है, ये पहला हाइड्रोजन और दूसरे ही कार्बन से जुड़ा है, फिर तीसरे भी कार्बन से जुड़ा है, यानी ये हाइड्रोजन से जुड़ा और यहाँ पे क्या है, कार्बन है, इसलिए इसकी प्रायोरिटी हाई हो गई, इसकी प्रायोरिटी लो हो गई। फिर आइए नेक्स्ट इस पे, अब यहाँ पे देखेंगे पहले कार्बन पे 1 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी पहले कार्बन पे 1 मिथाइल और 1 हाइड्रोजन, यहाँ तक तो सेम है, लेकिन अब जब दूसरे एटम पे आएंगे तो यहाँ नाइट्रोजन है और यहाँ क्या है, क्लोरीन है, तो क्लोरीन का एटॉमिक नंबर ज़्यादा होता है NH2 से, तो इसकी प्रायोरिटी हाई हो गई, इसकी प्रायोरिटी लो हो गई। तो इस तरीके से हम डिसाइड कर पाएंगे कि किसको प्रायोरिटी हमें हाई देना है और किसकी प्रायोरिटी लो है। तो हमने मल्टीपल बॉन्ड का केस वहाँ पे भी देखा था कि मल्टीपल बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा सिंगल बॉन्ड में, और ये जो इसका एक रेप्लिका बन जाएगा, यानी C डबल बॉन्ड O है तो एक CO ये हो जाएगा और एक CO ये हो जाएगा। फिर मैंने आपको C डबल बॉन्ड C में भी दिखाया था, ये भी टूटेगा तो ये C सिंगल बॉन्ड C हो जाएगा, एक C ऊपर लग जाएगा, उधर भी एक C ऊपर लग जाएगा। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल हमने आपको सीक्वेंस रूल में बताए थे, वही सारी चीज़ यहाँ पे भी लगेगी। तो ये एक एग्जाम्पल है, इस एग्जाम्पल को देख लेते हैं ETC जेट फॉर्म को समझने के लिए या E और जेट फॉर्म को समझने के लिए। तो आप देखिए कि ये और कार्बन, ये कार्बन, इसके बीच में क्या है, डबल बॉन्ड है, यानी रिस्ट्रिक्टेड रोटेशन है। तो इस कार्बन पे एक तरफ ऑक्सीजन जुड़ा है, यानी कि इसकी प्रायोरिटी 1 होगी, और यहाँ कार्बन है तो इसकी प्रायोरिटी 2 हो जाएगी। यहाँ पे देखिए यहाँ कार्बन जुड़ा है तो ये प्रायोरिटी 1 होगी, और यहाँ हाइड्रोजन तो ये प्रायोरिटी 2 हो जाएगी। अब 1 और 1 एक साइड में है, यानी कि कैसा सिस फॉर्म है, और सिस फॉर्म मतलब क्या होता है, सी क्या होता है, जेड से जुड़ा होता है, यानी सी जेड, जेड मतलब जोजामैन फॉर्म। तो ये जो फॉर्म है ये जेड फॉर्म हो गया, जेड फॉर्म ऑफ 2-methoxy 2-pentene। दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ 2-methoxy 2-pentene, यानी कि 1 2 3 4 और 5। तो ये क्या है, ये पेन 2-इन है, और 2 पे क्या है, मिथॉक्सी ग्रुप है, तो 2-methoxy 2-pentene हो गया स्ट्रक्चर, और फॉर्म कैसा है, जेड फॉर्म है। अब अगर ये हाइड्रोजन ग्रुप ऊपर होता और ये इथाइल ग्रुप नीचे होता, तो प्रायोरिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। प्रायोरिटी चेंज हो जाती है मतलब क्या बोलने का मतलब है, ये 1 इधर होता, ये 1 इधर हो जाता, ये 2 इधर होता, ये 2 इधर होता, तो ये ई जेड की जगह क्या लग जाता, जेड की जगह फिर यहाँ पे ई लिख जाता। तो जस्ट हमको प्रायोरिटी के हिसाब से देखना है कि अगर सेम साइड में है तो वो क्या होंगे, अगर सेम साइड में है तो यानी कि आप सी जेड, सेम साइड में तो जेड फॉर्म, और अपोजिट साइड यानी ट्रांस फॉर्म है तो क्या होगा, वो ई फॉर्म यानी कि एंटीजन फॉर्म है। तो ऐसे आप एंटीजन और जोजामैन को कंपेयर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई यूट्यूब चैनल, काइंडली सब्सक्राइब माई channel and press the bell icon for further notification.